अच्छा बेटा, तो ये वेरी सॉरी, ये हमारा पार्ट 2 हो गया है लेक्चर नंबर 12 का। उसकी रीज़न ये कि बीच में मेरी कॉल आ गई थी, तो आई हैव टू स्किप द वीडियो एंड अटेंड द कॉल। तो एनी हाउ पहले पार्ट में जो है वो हम ग्रोथ नीड्स की बात कर रहे थे। तो ग्रोथ नीड्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो मेस्लोस की लास्ट वाली 2 टाइप्स आ जाती हैं, एस्टीम नीड्स आ जाती हैं और सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। ठीक है बेटा, एस्टीम नीड्स किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड, यानी कि इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना। ठीक है, ये इखलाकन भी आप कह सकते हैं, इखलाकन भी आप कह लें, एटीट्यूड भी कह लें, एटिकेटिकली भी कह लें। लेकिन हर इंसान को जो है वो रहने के लिए जो है वो रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अनटिल अनलेस वो रिस्पेक्ट का फैक्टर ना हो तो देन डेफिनेटली रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप अपने इवन बहुत आप क्लोज़, अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं तो आप अपने बहन भाइयों में देख लें, अगर छोटे बड़े होने के बावजूद जो है वो अगर एक दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो है, रिस्पेक्ट तो मैं नहीं कहती, रिस्पेक्ट तो खैर उस पर कंप्रोमाइज़ हो ही जाता है बहन भाइयों में। बड़े भाइयों को भी हम नाम लेके बुला रहे होते हैं, छोटों को तो खैर हम वैसे ही बॉदर नहीं करते। तो लेकिन एनी हाउ मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं करी, मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन एक हमारे अंदर ये लिहाज ज़रूर रहता है कि यार ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो मैंने इनसे चाहे मजाक करना है, चाहे गुस्सा करना है, चाहे प्यार से कोई बात करनी है, लेकिन मैंने जो है वो एक लिमिट में रह के करनी है। ठीक है बेटा, ये वो एस्टीम सेंस है जो हर इंसान के अंदर होती है। मैंने कल की लेक्चर नंबर 11 में भी आपको इसकी एग्जांपल ये दी थी कि एस्टीम रिस्पेक्ट की जो सेंस है वो इवन 1 साल के बच्चे में भी होती है। अगर उसको भी कोई बिला वजह आंखें दिखाता है या गुस्सा करता है उसके ऊपर, तो अनटिल अनलेस वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड ना कर ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो महसूस करता है कि येस समवेयर माई एस्टीम, माई सेल्फ रिस्पेक्ट हैज़ बीन हर्टेड। ठीक है, तो इस हर्टनेस की जो रिस्पॉन्स में जो है वो आगे से रिस्पॉन्स करता है, वो जैसा भी करे, लेकिन वो बच्चा है, लेकिन वो करता ज़रूर है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, आपने बच्चों को देखा होगा इस तरह से। सो इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ इस्टीम, दैट वेदर the environment in which you are living, whether it is your office environment, your house environment, your classroom environment, whatever environment that is, but for every person self esteem is required and everybody needs it. ठीक है, तो उन सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है बेटा सेल्फ़ रियलाइजेशन हो जाना। सेल्फ़ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस चीज़ में लेते हैं कि लेट सपोज़ कि अगर जो है वो आपको रियलाइज़ हो गया है कि आप कोई काम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि ये लेट सपोज़ कि आप जो हैं आपके अब्बा जान ने आपको जो है वो काम दे दिया है कि भाई तुमने मेरा ये ऑफ़िस का काम करना है। ठीक है, अब एब्रप्टली जब आप ये सुनेंगे तो आपको आपके माइंड में तो जो फर्स्ट थॉट आएगी वो यही आएगी कि यार मैं तो फेमिलियर ही नहीं हूँ ऑफिस वर्क से, ये तो अब्बा का काम है, अब्बा को ज़्यादा अच्छे से पता है, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो लेकिन जो है वो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। लेकिन एनी हाउ फादर थे, यू हैव टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ़ योर फादर। तो आपने उस काम को पकड़ा और जब अब आपने उस पर थोड़ा बहुत गौर करना शुरू किया, तो जैसे जैसे आपने उसको नोटिस किया, आपने उसको स्टडी किया, तो आपने ये महसूस किया कि यू आर फीलिंग इन योर सेल्फ द फोर्सेस विच आर टेलिंग यू दैट येस यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आने लगी और उस समझ में आने की वजह से आपने ये कहा कि येस मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बेटा वो चीज़ों का समझ में आना वो एक एक्सटर्नल फोर्स थी, फोर्स ऑफ मोटिवेशन थी। जी बेटे, अच्छा, वो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मोटिवेशन थी जिसने आपको जो है वो मोटिवेट किया किसी भी एक पर्टिकुलर काम के करने के लिए। ठीक है, और आपने ये सेल्फ रियलाइज़ किया कि यस यार मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर उस काम को करने के लिए आपको स्पेस का मिलना, आपको टाइम का प्रोवाइड होना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना, वो आपकी ज़रूरत है। उन सब चीज़ों का होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये बेसिकली ये 3 फर्दर कैटेगरीज थी नीड्स की, जिसको कि एल्डरफर ने जो है वो कैटेगराइज़ किया। आगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट था जो मेस्लोस ने ये कहा था कि भाई पहले लोअर लेवल नीड्स का पूरा होना तो बहुत ज़रूरी है, जब तक लोअर लेवल नीड्स पूरी नहीं होंगी अपर लेवल नीड्स पूरी नहीं हो सकती।
वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, या कोई भी इंसान जो है वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता। लेकिन एल्डर फर ने ये कहा कि चाहे नीड्स लोअर लेवल की हों, चाहे नीड्स अपर लेवल की हों, वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, अगर वो पूरी हो रही हैं तो इससे सिर्फ सेटिस्फेक्शन का फैक्टर गेन हो रहा है, इससे मोटिवेशन नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक इंटरनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि फुलफ़िल हो रहा है अगर ये नीड्स पूरी हो रही हैं तो। लेकिन जो बेसिक मकसद है हमारा स्टडी का, एल्डर फर ने कहा कि वो ये है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट करें। हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो मोटिवेशन के बारे में है। So we have to notice upon all those factors, upon all those realities which actually motivate a person to do something। ठीक है, सिर्फ नीड्स का पूरे हो जाना तो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहा है, उसको मोटिवेट नहीं कर रहा। तो आगे मैंने इसी चीज़ को जो है फर्दर आगे लिखा भी है कि एन इंडिविजुअल्स सेटिस्फेक्शन डज नॉट लाई इन द कंप्लीशन ऑफ द नीड्स, इन द कम्प्लीशन ऑफ द लोअर लेवल नीड्स फर्स्ट एंड देन अपर लेवल नीड्स। यानी कि उसने ये कहा कि ये लोअर लेवल और अपर लेवल की नीड्स का जो भी चक्कर है ये इट्स नॉट ऑल राइट, ये सिर्फ जो है ये सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए ये मोटिवेशन क्रिएट नहीं कर रहा। बट बीइंग अ मैनेजर एंड द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट पैनल, लेकिन अगर आप मैनेजर हैं या मैनेजमेंट पैनल का हिस्सा हैं तो मैनेजर्स शुड फोकस टू अकम्प्लिश द ERG नीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो हर जो मैनेजर है उसको ये करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की ERG कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो ERG नीड्स को पूरा करें। और ERG नीड्स पे भी उसने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया उसने ग्रोथ नीड्स पे किया, क्योंकि ग्रोथ नीड्स वो नीड्स हैं जो जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है और सेल्फ इस्टीम आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो अगर किसी इंसान की फुलफ़िल हो रही हैं तो वो खुद को मोटिवेटेड महसूस करता है चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो उसने भी एल्डर फर ने ERG में से भी जो ज़्यादा फोकस किया वो उसने ग्रोथ नीड्स के ऊपर किया कि येस दीज आर द ग्रोथ नीड्स विच नीड्स टू बी फुलफिल फर्स्ट, ओनली देन अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड। ठीक है, तो बेटा ये था एल्डर फर का कहना। अब एल्डर फर के बाद जो है वो हर्ट्ज़बर्ग हाइजीन मोटिवेशनल नीड्स आ जाती हैं। हर्ट्ज़बर्ग जो है ये हमारी थर्ड कंटेंट थ्योरी है और जो जिसने प्रेजेंट की उसका नेम हर्ट्ज़बर्ग है। तो उसने ये कहा, हर्ट्ज़बर्ग ने बेसिकली जो था वो फोकस किया कि लोअर लेवल नीड्स पे और अपर लेवल नीड्स पे, वही बात जो मैस्लोज ने कही थी। उसने एक्चुअली इस पॉइंट को फर्दर स्टडी करके फर्दर एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय द लोअर लेवल नीड्स एंड द अपर लेवल नीड्स। सो हर्ट्ज़बर्ग्स मेन फोकस इज़ ऑन द मीटिंग लोअर लेवल नीड्स और द अपर लेवल नीड्स। ही स्टेटेड दैट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट ओनली टू मीट द सेटिस्फेक्शन लेवल। उसने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए बस हमारा काम ख़त्म, नहीं, बल्कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि द पॉइंट इज़ टू मोटिवेट देम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है कि बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें फॉर क्रिएटिव एंड सेल्फ एफर्ट्स, कि वो क्रिएटिव और सेल्फ एफर्ट्स करें। ठीक है, अब क्रिएटिवनेस भी इंसान किसी काम में खुद लेके आता है। मैंने 12 दफ़ा आपको इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये दी है कि प्रेजेंटेशन, आप में से पूरी क्लास को एक टॉपिक दिया जाता है और उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है, लेकिन क्लास का हर स्टूडेंट जो है वो उस टॉपिक को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उस कैपेसिटी से अच्छा या बुरा उसको प्रेजेंट करता है। तो जिसने अच्छा किया इट मीन्स कि वो मोटिवेटेड था, वो क्रिएटिविटी लेकर आया, उसने आइडियाज़ को सोचा कि अच्छा मुझे पहले ये प्रेजेंट करना चाहिए, मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, और उसने इस पर एफर्ट्स की एंड ही प्रेजेंटेड गुड। ठीक है, और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन बाद स्टूडेंट्स जो बस उसको पूरा करते हैं कि काम है लेट जस्ट पास द वर्क, कुछ इस पॉइंट से भी करते हैं तो उसमें क्रिएटिवनेस और सेल्फ एफर्ट नहीं होती है। ठीक है, सो ही फर्दर स्टेटेड कि मीटिंग लोअर लेवल नीड्स कैन ओनली सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़ बट नॉट मोटिवेट देम। Managers should focus on meeting the self-esteem needs that urge the forces of efforts in the employees। वही सेम बात जो एल्डर फर ने कही थी कि ज़्यादा जो फोकस है वो सेल्फ एस्टीम नीड्स पे और सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि ग्रोथ नीड्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में वो नीड्स हैं जो अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो एक इंसान खुद को जो मोटिवेटेड महसूस करता है वो चीज़ों को क्रिएटिव और वॉलंटरी वे में जो है वो चीज़ों को करता है। सो बेटा ये हमारी कॉन्टेंट थ्योरीज थी। कॉन्टेंट थ्योरीज आप हाशिम
कंटेंट थ्योरीज जो हैं वो आप चाहे 10 आर्टिकल भी स्टडी कर लें, लेकिन उन 10 के 10 आर्टिकल्स में जो उनको करने का मकसद होगा, यानी कि उनके कहने के पीछे जो मकसद होगा वो यही मेन बातें होंगी जो मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा हाशिम है, वो यहाँ पे है तो वो बीच में डिस्टर्ब कर देता है, बट आई एम ट्राइंग कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपरली लेक्चर डिलीवर होता रहे और आप स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हों, लेकिन फिर भी अगर हों तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, ठीक है। ओके बेटा, आगे ये हमारी 3 कंटेंट थ्योरीज हमने पढ़ी, जिसमें हमने फर्स्ट मैस्लोस की थ्योरी पढ़ी, दूसरा जो है वो हमने एल्डरफर की थ्योरी पढ़ी, और थर्ड वन जो है वो हमने हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी पढ़ी है। तो बेटा ये 3 हमने कंटेंट थ्योरीज़ पढ़ ली हैं। अब हम चल रहे हैं प्रोसेस थ्योरीज़ के ऊपर। तो बेटा प्रोसेस थ्योरीज़ बेसिकली ये वो थ्योरीज़ भी हैं, इसको यानी कि ये वो टॉपिक है जिसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट से हट के जब हमने उसको अप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई करना है, या हमने घर में खुद के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये बेसिकली वो प्रोसेस थ्योरीज़ हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये टॉपिक आ जाए कि आप किस तरह से जो है वो मोटिवेशन को कॉन्सेप्ट यानी कि द जर्नी ऑफ द मोटिवेशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू द एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कैसे करना है, उस पर उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप इन प्रोसेस थ्योरीज़ को उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और एज अ प्रोसेस थ्योरीज़ भी आप इनको 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। तो बेटा हमारी जो है ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि प्रोसेस थ्योरीज़ हो गई और एप्लीकेशन ऑफ द मोटिवेशनल रिवॉर्ड हो गया। अच्छा बेटा, बेसिकली मैंने ये प्लान डिज़ाइन किया था कि हमारा लेक्चर नंबर 12 यहाँ से शुरू होगा, लेकिन खैर वो पिछली भी 2 थ्योरीज़ रह गई तो उसको भी हमने टाइम देना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस थ्योरीज़ टुडे। तो बेटा जिस तरह से कंटेंट थ्योरीज़ हैं और कंटेंट थ्योरीज़ का जो मेन फोकस था वो नीड बेस्ड थ्योरीज़ था, यानी कि जो ज़्यादा तीनों आप कह लें कि जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया उन्होंने इसी चीज़ पे किया कि नीड ये नीड वो नीड और इसका फुलफिल होना ज़रूरी है, ओनली देन अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस थ्योरी हैं उन्होंने कॉन्शियस स्टेट को जो है वो प्रेफर किया। कॉन्शियस स्टेट यानी कि एक इंसान की जो वाकई में मेंटल स्टेट है उसे यानी कि जो कंटेंट थ्योरीज़ है आप ये कह लें कि वो ज़ाहरी नीड्स में जो डिस्कस हो रही थी, लेकिन जो प्रोसेस थ्योरीज़ हैं वो डिस्कस हो रही हैं हमारी इंटरनल और कॉन्शियसनेस की बेसिस पे जो हैं ये हमारी प्रेजेंट हो रही हैं। सो प्रोसेस थ्योरीज आर ऑल अबाउट द कॉन्शियस स्टेट ऑफ बिहेविंग एंड डिसीजनिंग, ठीक है, कि कोई भी इंसान बिहेव अगर कर रहा है तो अपने कॉन्शियस में किस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर वो डिसीजन ले रहा है तो देन वो अपने कॉन्शियस में किस तरह का डिसीजन ले रहा है और क्यों ले रहा है, ठीक है। तो बेटा दीज थ्योरीज़ इनमें भी बेसिकली 3 थ्योरीज़ ही हैं, लेकिन पहली ये थ्योरीज़ बेसिकली हैं क्या, हम उसके बारे में थोड़ा सा इनका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये है कि दीज थ्योरीज़ प्रेजेंट द फैक्टर्स टू आंसर, यानी कि बेसिकली ये थ्योरीज़ ये 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है ये करती हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एनर्जाइज्ड, कि किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो उसको किस तरह से एनर्जाइज़ किया जा सकता है। अगर ओनर्स या मैनेजर्स ये चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ये पर्टिकुलर बिहेवियर शो करें तो हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ये प्रोसेस थ्योरीज़ में डिस्कस किया गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ समवन कैन बी कॉन्शियसली डायरेक्टेड, कि किसी इंसान को जहनी तौर पर कैसे डायरेक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसका जहन कैसे बनाया जा सकता है किसी एक ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास डिसीजन के लिए, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी ख़ास सिमत में उसका जो जहन बनाना वो कैसे बनाया जा सकता है। लेट्स सपोज़ कि आपके अब्बा जो हैं वो ये कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आप कहते हैं कि नहीं मैंने इंजीनियर मैंने जो है वो बिज़नेसमैन बनना है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइन जो है वो कॉमर्स की है ना, मैं इस वजह से बिज़नेसमैन की एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, अब अब्बा जो हैं वो अपनी ज़िद में हैं और आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं कॉमर्स मेरे लिए इजी है, सो आई विल डू सो। तो यहाँ पे पॉइंट प्रोसेस थ्योरी बेसिकली आपके अब्बा की काम आएंगी, जो ये सोचेंगे कि उन्होंने अगर आपके माइंड को कॉन्शियसली डाइवर्ट करना है कॉमर्स लाइन से डॉक्टरेट लाइन की तरफ तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका कैसे इंटरेस्ट बिल्डअप करें, आपको कैसे इस चीज़ के लिए आमादा करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस थ्योरी। और बेटा जो थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, दीज थ्योरीज बेसिकली
फोकस ऑन द कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ द मोटिवेशन। बेटा कोग्निटिव हमने पहले लेक्चर्स में बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जो सेल्फ फैक्टर्स हैं, लाइक उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है, उसमें रियलाइजेशन आ जाता है, उसमें लर्निंग आ जाता है, जो कि इंसान मेंटल जो उसकी कॉन्शियस स्टेट्स होती हैं, मेंटल लर्निंग होती है, मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली ये जो प्रोसेस थ्योरीज़ हैं ये इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करती हैं। ठीक है। अब बेटा आगे जो है जो थ्योरीज हमने 3 पढ़नी है, जो प्रोसेस थ्योरी है वो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी एंड द गोल सेटिंग थ्योरी। सो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, अब एक्सपेक्टेंसी का मतलब जो है वो एक्सपेक्ट करने से निकला है। ठीक है, किसी से कुछ तवक्को करना, आपको किसी से कोई उम्मीद होती है। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने मंथली बेसिस पे अपना काम करना है और अपनी सैलरी लेनी है, बस दैट्स इट। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ठीक है, और वो काम को बहुत बेहतर तरीके से करता चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट एम्प्लॉय है। ठीक है, जैसे आपकी अगर मैं क्लास की बात करूं तो आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका बेसिक मकसद तो ये है कि हमारे पास बीबीए की डिग्री आ जाए, सब एक जैसी फ़ीस पे कर रहे हैं, सब जो हैं वो एक ही तरह के एफ़र्ट्स कर रहे हैं, घर से आना, वही सिलेबस जो है वो सब स्टूडेंट्स बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोटिवेटेड हैं, जो एक्टिव हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं और दूसरों की निस्बत ज़्यादा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये मोटिवेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वर्क प्लेस पे भी ऐसे होता है कि काम करने का बेसिकली जो बिहाइंड द पिक्चर आप कह लें कि मकसद तो एक ही होता है कि सैलरी लेना और अपना घर चलाना। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वो काम को बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम काम को इस तरह से कर सकें, इस तरह से कर सकें, और फिर इस काम के करने के पीछे जो है वो उन्होंने रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट किए हुए होते हैं। जैसे किसी को प्रमोशन का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मैं प्रमोट हो जाऊँगा। किसी को सैलरी की इंक्रीमेंट का होता है, किसी को अपने रेंटल अलाउंस को इंक्रीज़ करने का होता है। जो भी वर्क प्लेस पे जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं या जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं, हर इंसान को जो है वो उन रिवॉर्ड्स के पीछे वो भाग रहा होता है। ठीक है, अब जैसे आप स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे जीपी के पीछे भाग रहे हैं, हमारी जीपी अच्छी हो जाए, जीपी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो और कुछ जो हैं वो वाकई में जीपी के साथ साथ एजुकेशन यानी कि नॉलेज को रियली में गेन कर रहे हैं। दे आर रियली गेटिंग क्लियर इन देयर कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड, नॉट ओनली जस्ट टू गेट द डिग्री बट आल्सो टू मेक देम इनरिच इन देयर स्टडीज़ एंड द नॉलेज एज वेल। ठीक है, तो बेटा ये पहले एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तो मैंने किया कि एक्सपेक्टेंसी यानी कि ये एक्सपेक्ट करने से निकला है। अब एक्सपेक्ट क्या करना है कि एक एम्प्लॉय ने एक गोल सेट कर लिया और उस गोल को एक्सपेक्ट किया, उसके लिए उसने अपनी परफॉर्मेंस की एंड देन उससे रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट किया। तो ये मैंने शो एग्जांपल मैंने आपको एज अ होल जो अब आगे पढ़ना है मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल में समझा दिया है। एंड आई होप सो कि अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको जो है वो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अच्छा बेटा, बेसिकली जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो किसी एक बंदे ने प्रेजेंट नहीं की, ये 4 लोगों की स्टडीज़ हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वो नेम बहुत लंबे लंबे थे और मैंने इस वजह से उन नेम्स को जो है वो मेंशन नहीं किया। ठीक है, बट एट योर लेवल इट इज़ इनफ कि आपको ये पता हो कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये जो है 4 पर्सन का ये काम है, 4 फिलोसफर्स का ये काम है। उन्होंने रिसर्च किया ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। बेसिकली जो उनकी इसमें मालूम्स हैं, मुझे नेम्स याद आ रहे हैं, इससे मालूम्स को मैंने स्टडी किया था, ब्रीफियर जॉर्ज था उसको स्टडी किया था और 2 पर्सन और थे। ठीक है, उनकी जो बेसिकली जो स्टडीज़ थी वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर से चलते चलते वो आगे उनकी स्टडीज़ जो है वो एक्सटेंड हुई और उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर से अपनी स्टडीज़ को डाइवर्ट कर लिया मोटिवेशन की तरफ और उस पर उन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर दी जिसको हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप पर्सन और द एम्प्लॉई, एक पर्सन अगर आप पर्सनल लाइफ में लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, अगर आप एज एन एम्प्लॉय लेना चाहें आप तब भी ले सकते हैं, कि अ पर्सन एम्प्लॉई चूजेज़ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन या एम्प्लॉय जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को चूज़ करता है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि आप में से 2 स्टूडेंट्स की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं हाशिम की एग्जांपल दे देती हूँ जो कि आपके सीआर हैं, और इसके अलावा मैं हुज़ैफ़ा की दे देती हूँ जो जिनको मैंने क्लास में बहुत कम देखा है।
लेकिन बेटा ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको आपने पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है। कि मैं सिर्फ आपको बिहेवियर समझाने के लिए कि चॉइस ऑफ बिहेवियर क्या होती है, ठीक है। अब हाशिम जो हैं वो एक्टिव हैं, वो अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, और बाकी जो काम हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो बीइंग अ सीआर उनको दे दी गई हैं, वो उनको भी जो है वो पे करती हैं, ठीक है। तो ये वो बंदा है जिसने इस किस्म के बिहेवियर को अडॉप्ट किया, उसने चूज़ किया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि यार मैं जितनी देर भी यूनिवर्सिटी में रहूँगा मैं इस किस्म का बिहेवियर अडॉप्ट करूँगा, मेरी एब्सेंटीज़ नहीं होंगी, मेरे मार्क्स कम नहीं होंगे, मेरी जीपीज़ अच्छी आएंगी और मेरा बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। ये वो बिहेवियर है जो हाशिम ने चूज़ कर लिया। लेकिन दूसरी साइड पर हुज़ैफ़ा, मकसद हुज़ैफ़ा का भी वही है बेटे, नो, मकसद जो है वो हुज़ैफ़ा का भी वही है कि आपने जो है वो, लेकिन हुज़ैफ़ा का माशाल्लाह मिड टर्म का पेपर बहुत अच्छा था, आई रिमेंबर हिज मार्क्स इन द पेपर एज़ वेल, पेपर अच्छा था उसका। तो अब हुज़ैफ़ा जो है, अब उन्होंने बिहेवियर पढ़ते वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बिहेवियर क्या चूज़ किया कि वो पंक्चुअल नहीं है, यानी कि वो रेगुलर नहीं है, वो क्लास में आते नहीं हैं लेकिन काम ज़रूर कर लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो हुज़ैफ़ा ने चूज़ किया, और दूसरी साइड पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो कि हाशिम ने चूज़ किया। इसी तरह से एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने बिहेवियर को चूज़ कर लेते हैं कि यार जब तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा मैं इस किस्म का काम करूँगा, मैं रेगुलर रहूँगा, मैं पंक्चुअल रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं रिवॉर्ड्स को गेन करने की कोशिश करूँगा। तो वो जो है वो फिर अपना सारा काम जो है वो इसी सेंस में जो है वो करती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह पे दूसरे एम्प्लॉयज़ देखें, वो बस जाता है, सुबह को काम करके वापस आ जाता है, उसमें कोई क्रिएटिवनेस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो कि एम्प्लॉयज़ चूज़ करते हैं टू क्रिएट हिज और हर वैल्यू, ताकि उसकी अपनी वैल्यू बन जाए किसी भी एक जगह पे, फॉर द आउटकम्स और द रिजल्ट्स। बेटा ये वो आउटकम्स और रिवर्ट्स, ये वो रिवॉर्ड्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। कि किसी को पेंशन इंक्रीज़ करने का होता है, किसी को सैलरी इंक्रीज़ करने का होता है, किसी को प्रमोशन का होता है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। तो बेसिकली जो भी बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है, ख्वाह वो हार्ड वर्किंग बिहेवियर है, वो नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर है, नहीं, नो, या वो लेस वर्किंग बिहेवियर है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो हर इंसान चूज़ करता है। अ पर्सन एंटर्स द एफर्ट, और फिर उस बिहेवियर को चूज़ करने के बाद वो अपनी एफर्ट्स को जो है वो इनपुट करता है, देता है एफर्ट्स टू अचीव जॉब टास्क, ताकि वो अपने जॉब के कामों को अच्छे से परफॉर्म कर सके, टू गेट द वर्क रिलेटेड आउटकम्स, ताकि काम से रिलेटेड जो आउटकम्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो उसको मिल सके, ठीक है। बेटा इसकी जो है वो बहुत अच्छा, मैंने इसको जो है वो पिक्चराइज फॉर्म में जो है वो मैं करना चाह रही थी, लेकिन वो सूटेबल नहीं बैठ रहा था, इस वजह से जो है वो मैंने इसको अक्सर आप आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, आपको जो बुक्स तो नहीं रिकमेंड हुई, अब मैंने भी आपको नहीं की, कोई ख़ास ये लेक्चर्स ही चल रहे हैं, लेकिन जो बुक्स, जो आर्टिकल्स मैंने स्टडी किए हैं उनमें ज़्यादा ना पिक्चर्स के ज़रिए से जो है वो उस चीज़ को किया गया था, लेकिन वो पिक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो मैंने उनको ईजी करके जो है वो आपको राइटिंग में बेटे, जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, वो 3 तरह के कह लें कि कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डायाग्राम करती है, ठीक है। डायग्राम का मतलब कि पिक्चराइज करती है। उसमें पहला जो पॉइंट है वो अचीवमेंट का आ जाता है, दूसरा जो पॉइंट है वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी का आ जाता है, और थर्ड जो पॉइंट है वो वेलेंस का आ जाता है। और एक्सपेक्टेंसी ये थ्योरी कहती है कि अगर आप अचीवमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंटेलिटी और प्लस वेलेंस, ये 3 चीज़ें अगर इनको प्लस कर दिया जाए, तो अल्टीमेटली जब हम इसको इक्वल करते हैं ना, लाइक लेट्स सपोज वी सेट के 1 + 1 + 1 = 3, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ने ये कहा कि अचीवमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्लस वेलेंस इज़ इक्वल टू मोटिवेशन। यानी कि उसने कहा कि अगर एक एम्प्लॉई ये 3 चीज़ें उसकी नीड्स हैं, या आप कह लें कि उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस हैं, या आप कह लें कि ये ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं, अगर ये उसके पूरे हो रहे हैं तो वो मोटिवेटेड होगा। तो वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। अब सबसे पहले अचीवमेंट में क्या आता है कि आप कोई भी एम्प्लॉई ये प्लान करता है, गोल सेटिंग इसमें आ जाता है कि वो अपना गोल एक सेट करता है, अपनी अचीवमेंट सेट करता है कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है।
फिर वो उस अचीवमेंट को सेट करने के बाद उससे एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू हो जाता है, एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है कि आया अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे हो सकेगा जो कि रिक्वायर्ड है अच्छे काम करने के लिए। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना, जिससे परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो लाइक अगर आप में से अगर कोई जो है, हम में से ये नॉर्मली हर एजुकेशन लेवल पे ऐसा ही होता है कि अगर आप में से कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने मॉनिटर को फॉलो करता है कि मेरा मॉनिटर किस तरह से काम कर रहा है, मैंने उसकी जैसी स्टडी करनी है, उसके जैसे मार्क्स लेने हैं। यानी कि वो जो कंपटीशन करता है वो मॉनिटर के साथ करता है। इसी तरह से एक्सपेक्टेंसी में और गोल अचीवमेंट क्या होती है कि मैंने मॉनिटर से आगे जाना है या उसके जितना लाइक बनना है। ठीक है, ये मैं छोटे लेवल पे आपको छोटे बच्चों की एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसी तरह से एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो एक अचीवमेंट को सेट कर लेते हैं, उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जब मैं काम करूँगा, मैं मेहनत करूँगा तो उससे ये रिवॉर्ड्स आ सकेंगे, ये परफॉर्मेंस लेवल आ सकेगा। तो बेटा ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि परसीव्ड प्रोबेबिलिटी दैट एफर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये इंसान के आइडियाज़ होते हैं, उसका गालिबन आप कह लें कि ये उसका एक श्योरिटी तो नहीं, लेकिन उसका ये होता है, आप कह सकते हैं उसका ये नज़रिया होता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा, एफ़र्ट करूँगा तो मैं गुड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है मैं उसको अचीव कर लूँगा। आगे इंस्ट्रूमेंटेलिटी होती है। बेटा इंस्ट्रूमेंटेलिटी में ये होता है कि बाज़ इंसान का वो फिर अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव करना शुरू कर देता है कि येस अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेलिटी होना, यानी कि ये एफ़र्ट और रिवॉर्ड के बीच का स्टेप है। ठीक है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वंस बिलीव दैट गोल कैन बी रीच्ड, कि जो गोल उसने सेट किया था वो कहता है कि एक बंदे का ये यकीन होता है कि इस गोल को अचीव किया जा सकता है बाय डूइंग वर्क और द एफर्ट, काम करने से और हार्ड वर्क करने से। यानी कि वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जब गेन हो जाता है तो फिर वो समझता है कि येस नाउ आई एम नियर टू गेट द रिवॉर्ड। और विलेंस पे क्या आता है कि डिग्री ऑफ वैल्यूइंग द रिवॉर्ड, के इस मेहनत को करने के बाद, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर चूज़ करने के बाद आपको जो रिवॉर्ड मिला है या मिल रहा है वो उसको आप कितना वैल्यू करें, क्या आप कम वैल्यू करें, आप नॉर्मल वैल्यू करें या आप ज़्यादा वैल्यू करें। तो बेटा बेसिकली वही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मैंने इसको ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि एफ़र्ट्स, यानी कि अचीवमेंट में क्या होता है, बेसिकली एफ़र्ट्स आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है और थर्ड वन वेलेंस में आपके रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है। बेटा अचीवमेंट में आपकी एफ़र्ट्स आ जाएंगी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी और वेलेंस में आपके रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, किसी भी एक इंसान को मोटिवेट करती हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है।